Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 2.4 part 1. So let's begin. So I have divided basically this entire 2.4 into two parts. So first part हम आज discuss करेंगे and the next part we'll discuss in the next lecture. So in this part we'll be covering family, इसकी definition, and we'll also see whether the definition is universal or not. Then we'll discuss about household and domestic groups. ठीक है. Vis-a-vis some differences भी देख लेंगे, how it differs from family. Then we'll discuss about the function of the family, and of course along with this हम काफ़ी सारे value additions भी देखेंगे. We'll also see some of the case studies that will help you in answering any of the question related to the family definition, universality and all. ठीक है, so शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर family की हम बात करें, so we all are very much aware about the family, what family is. हम सभी को पता है because we all have a family, right? और फैमिली सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और यू कैन से अ बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी है, क्योंकि आपको फैमिली एटलीस्ट इन द प्रेजेंट डे सोसाइटी यू विल फाइंड अक्रॉस द ग्लोब. वो अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, फैमिलीज़ के अपने अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं सबके लिए, बट या इट एग्जिस्ट इन सम और द अदर फॉर्म. और एक हम जेनरिक डेफिनेशन की बात करें या जेनरिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें अबाउट द फैमिली, सो यहाँ पे एक पेरेंट्स होते हैं एंड देयर आर द चिल्ड्रंस. और पेरेंट्स की चिल्ड्रन के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एंड सिमिलरली चिल्ड्रंस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है टुवर्ड्स द पेरेंट्स. इन दी इनिशियल स्टेजेस जब बच्चे छोटे होते हैं, पेरेंट्स आर ऑब्लाइज्ड बेसिकली टू नर्चर देम, टू हेल्प देम इन लर्निंग सो मेनी थिंग्स. और जैसे पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन to help their parents in like various day-to-day works. And basically यहाँ पे जो आप कह सकते हैं there's a kind of a role reversal that takes place, जहाँ पे बच्चे पेरेंट्स की जगह ले लेते हैं, मतलब नॉट जगह ले लेते हैं बट हाँ जो उनका रोल है वो प्ले करना शुरू कर देते हैं. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द फैमिली, राइट. और फैमिली हम अगर एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करें, सो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी जो हमारी ये जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैमिली है, ये तो बहुत एक सिंपल वे में है, बट आप अगर एंथ्रोपोलॉजिकल या सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स वन. आपको अगर ये चैप्टर देख के लग रहा होगा कि ओके फैमिली इसमें ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी दैट कुड हैव बीन वी आर ऑब्जर्विंग वेरी इजीली इन आर डे टू डे लाइफ, बट लेट मी टेल यू ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप आसपास फैमिली में ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ़ यू आर लाइक अ स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज़ अनदर थिंग, या आपका भी ऑब्जर्वर है तो वो अलग बात है. अदरवाइज जो हम फैमिली के बारे में इस आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले, यू विल सी देयर इज आर वेरियस डायमेंशंस टू इट दैट वी माइट नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व सो फ्रिक्वेंटली या इन अ जनरल वे. अगर हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें तो इन्होंने फैमिली ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फैमिली इनके लिए इट मे बी अ मदर एंड हर चिल्ड्रन ओनली, ठीक है. लेकिन हम जनरली बात करते हैं फैमिली के तो वी थिंक अबाउट कि ओके family is where there are two parents, there are some children and maybe an extension of the family जहाँ पे grandparents भी होते हैं and uncle aunt they are also there. but हम अगर anthropology से बात करें, so इनके केस में एक matrifocal family भी हो सकती है जहाँ बस बच्चे और माँ होते हैं. एक patrifocal family भी exist कर सकती है where a father and his children exist. then there can be an conjugal family. कंजुगल या कंजुगिनिटी बेसिकली आप उनको कहते हैं, उस रिलेशनशिप को कहते हैं वेयर देयर इज अ मदर एंड अ फादर एंड द चिल्ड्रंस. और इसको आप न्यूक्लियर फैमिली भी बोल सकते हैं इन सिमिलर लैंग्वेज. एंड देन वी हैव एन एवनकुलर फैमिली. एवनकुलर फैमिली और यू कैन से द एक्सटेंशन और द एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है, जिसमें पेरेंट्स तो होते हैं, उनके बच्चे होते हैं और साथ ही साथ परिवार के और भी कुछ और सदस्य होते हैं. देन सोशोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो सोशोलॉजिस्ट ने कोई एक डेफिनेशन नहीं दिया. there is not a single definition that is given by the sociologist that you can say okay this fit for everyone. यानी कि वो fit for one वाला अप्रोच नहीं है, all fit in one अप्रोच नहीं है यहाँ पे, ठीक है. सो हम आगे चल के देखेंगे कि क्या अलग अलग डेफिनेशन है और वो क्यों है. सो आप इसको अभी के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं. वन इज़ द फंक्शनलिस्ट अप्रोच और दूसरा है पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच. अब जिन लोगों ने अभी अभी एंथ्रोपोलॉजी शुरू किया है, दे आर लाइक वॉचिंग द लेक्चर्स, दे माइट नॉट बी नोइंग कि ये फंक्शनलिस्ट और पोस्ट मॉडर्निज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ये सारी चीज़ें क्या है. डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि आपको पूरा का पूरा एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़नी है. और जिन लोगों ने पढ़ लिया है दे मस्ट बी लाइक एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि हम किसकी बात कर रहे हैं. तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है
उनके लिए लेट मी जस्ट लाइक ब्रीफ यू अबाउट इट. जब हम फंक्शनलिस्ट की बात करते हैं, सो फंक्शनलिस्ट का जो देखने का और चीज़ों को ऑब्जर्व करने का नज़रिया है, दैट इज़ वेरी इंटरलिंक्ड. यानी कि वो अगर कल्चर को स्टडी करते हैं, सो ऐसा नहीं है कि वो कल्चर को एक आइसोलेशन में स्टडी करेंगे. वो कल्चर को स्टडी करने के लिए बहुत सारे अदर डायमेंशंस भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है. और उस डायमेंशंस के अंदर आप अगर उसको ऐसे समझें कि एक ह्यूमन बॉडी है. ह्यूमन बॉडी के आपके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. इफ़ एनी ऑफ द ऑर्गन फेल्स और इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो आपके पूरे शरीर को ही तकलीफ होती है, ठीक है. तो एक ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए यू नीड ऑल द ऑर्गन्स टू बी लाइक फिट एंड फाइन एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है. जनरली जो हम बात कर रहे हैं, सो कल्चर को स्टडी करने के लिए भी फंक्शनलिस्ट का मानना है दैट यू हैव टू टेक द 360 डिग्री अप्रोच, देन ही आप उस चीज़ को स्टडी कर पाएंगे. और जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाली थ्योरी है, इसके अंदर सिंपल मैं अभी बता रही हूँ, अभी हम उतना डीप में नहीं जाएंगे. सो पोस्ट मॉडर्निज्म सोशलिस्ट का मानना है कि आप किसी भी चीज़ को जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो कहीं से भी न्यूट्रल नहीं होता है. चाहे आप मान लें कि ओके वी आर हैविंग अ वेरी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, बट कहीं ना कहीं यू नो इन योर इन अ सेंस कि हाँ आप उस चीज़ को लेके काफ़ी न्यूट्रल नहीं है. इवन दो कि आज के डेट में यू नो कि अच्छा हाँ WHO ने अभी तक चाइना के ऊपर जितने भी एलिगेशंस फ्रॉम दी अक्रॉस दी वर्ल्ड लग रहे थे, उसको अभी तक जस्टिफाई नहीं किया है या ये नहीं बोला है कि कोरोना वायरस चाइना से ही शुरू हुआ था. लेकिन समवेयर और दी एल्स आप जान रहे हैं कि यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू कि ओके दिस हैज़ समथिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चाइना इटसेल्फ, ठीक है. ऑल्दो यू हैव अ प्रूफ टिल नाउ कि ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया दैट यू कैन से चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, but yeah you have certain point of view of your own that is not neutral, that is being impacted due to some or the other reasons, ठीक है. आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, अपने आप से देखी, उसकी वजह से आपको लगता है, इसलिए आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो न्यूट्रल नहीं है, वो इस चीज़ पे बेसिस अभी बिल्कुल भी नहीं है कि क्या हो रहा है. आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट करता है. दैट इज़ व्हाट द पोस्ट मॉडर्निज्म सेज, ठीक है, कि आपका कोई न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो रहा है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन आउट हियर. देन हम अगर अब बात कर ले मेन टॉपिक की कि फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट का क्या कहना है. सो फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट की अगर आप फैमिली की डेफिनेशन की बात करें तो इनका एक ट्रेडिशनल अप्रोच है. ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, बिकॉज ये तो 360 डिग्री अप्रोच लेके चल रहे हैं, तो ये वही देख रहे हैं कि अच्छा हाँ आसपास चीज़ें क्या हो रही हैं. तो इनके हिसाब से एक आदमी और एक औरत जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है और वो साथ रह रहे हैं और उनके बच्चे हैं, दैट इज कॉल्ड दी फैमिली, ठीक है. एक सिंपल एंड स्वीट सा डेफिनेशन ओवरऑल फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से. देन अगर हम पोस्ट मॉडर्न सोशलिस्ट की बात करें तो इससे पहले आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि आपके घर में अगर कोई पेट हो या आपके कोई अच्छे दोस्त हो, तो समटाइम्स वी जनरली रेफर टू देम एज कि अच्छा ये तो हमारी फैमिली ही है, राइट. यू से इन सच अ वे. लेकिन अगर आप फंक्शनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट की डेफिनेशन के अंदर उसको फिट करने जाए तो इट वोंट फिट. आप चाहे उसको कितनी फैमिली मान ले, वो आपकी फैमिली नहीं बन सकते एज पर दी फंक्शनलिस्ट, ठीक है. लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न सोशलिस्ट है उनके हिसाब से येस दे आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, यू कैन कॉल देम अ फैमिली. क्योंकि कुछ पेट्स होते हैं किन्हीं किन्हीं के घर में, दे हैव सो मच ऑफ अफेक्शन फॉर देम कि वो उनको अपने साथ सुलाते हैं. अगर वो बीमार पड़ जाते हैं दे ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग सैड, उसके लिए एक टाइप की एम्पैथी डेवलप हो जाती है, ठीक है. the same way you know react or behave for your family members. So postmodernism socialist की भाषा में अगर हम माने तो you can consider them as a part of the family, ठीक है. सो इस दोनों जो हमने पर्सपेक्टिव देखा, बिकॉज ये डेफिनेशन के अब आप कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इट्स बेसिकली अ पर्सपेक्टिव. तो ये जो फंक्शनलिस्ट और पोस्ट मॉडर्न हमने देखी है पर्सपेक्टिव, इसके हिसाब से आपने देखा कि कोई राइट और रॉन्ग डेफिनेशन नहीं होगी फैमिली की, जो भी हम आगे देखेंगे. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या आपका पर्सपेक्टिव है, उस हिसाब से हम फैमिली को डिफाइन करेंगे, ठीक है. Now let's see some of the definitions given by the thinkers and sociologists. So Westermark basically he was a Finnish sociologist, और इन्होंने मैरिज के ऊपर एक्सोगेमी बेसिकली इंसेस्ट टैबू इन सब के ऊपर काफ़ी स्टडी करी थी, और इन्होंने फैमिली के ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज़ करी हुई थी while studying the institutions of marriage. So इनके हिसाब से मैरिज की फैमिली की जो इमर्जेंस है that is somewhat related to the male possessiveness or jealousy. और इन्होंने एक अपनी किताब में लिखा है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज. इन्होंने इसमें बताया है कि जैसे जैसे प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बनता गया, लाइक द इनहेरिटेंस और द प्रॉपर्टी वेल्थ, इन सब का कंसेप्ट सोसाइटी में डेवलप हुआ. देन मेल स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली टू प्रोटेक्ट and safeguard their property and rights basically.
सो इनके हिसाब से एक अपना वर्चस्व चलाने के लिए, किसी चीज़ पे अपना हक जमाने के लिए ये फैमिली का कंसेप्ट निकल के आया। क्योंकि आपने देखा होगा जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में फैमिली का क्या कंसेप्ट था, मैरिज का क्या कंसेप्ट था, वी हैव नो क्लैरिटी अबाउट इट। ठीक है, उस टाइम पे रिलेशनशिप मेन और वुमेन के कैसे हुआ करते थे, हाउ दे यूज टू रिप्रोड्यूस, लाइक विथ हाउ मेनी पार्टनर्स, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर नहीं है प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो वेस्टर्न मार्क के हिसाब से हो सकता है लाइक वुमेन यूज टू हैव मल्टीपल रिलेशनशिप विथ अदर मेन्स। सो इसको देखते हुए देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एन पॉजिटिवनेस और जेलसी दैट स्टार्टेड डेवलपिंग, एंड इवेंचुअली और भी जैसे सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप हुई और प्रॉपर्टी, वेल्थ और इसका कंसेप्ट आया, एनिमल्स का कंसेप्ट आया। सो उसके हिसाब से शायद कहीं ना कहीं फैमिली का फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन डेवलप हुई होगी। और ये जो वेस्टर्न मार्क की डेफिनेशन है, ये मॉर्गन की जो फैमिली को लेके जो कंसेप्ट है उससे काफ़ी अलग है। सो मॉर्गन के हिसाब से जो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है, इनके हिसाब से जो एवोल्यूशन हुआ है सोसाइटी का, दैट इज़ फ्रॉम द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स वन। और इसी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो आज के डेट में डेवलप हुई है धीरे धीरे फ्रॉम सिंपलर टू द कॉम्प्लेक्स वन, इसके वजह से ये जो कॉन्सेंग्यूटी है, कॉन्सेंग्यूटी एज वी डिस्कस जो एक कंसेप्ट होता है वेर हस्बैंड एंड वाइफ एंड द चिल्ड्रन एग्जिस्ट, इस प्रॉपर जो कंसेप्ट है इसको हम कंसेंग्यूटी कहते हैं। तो कंसेंग्यूटी एंड एफिनिटी का कंसेप्ट आया है। ठीक है, तो मॉर्गन के हिसाब से इट्स अ पार्ट ऑफ एन एवोल्यूशन कि धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई एंड उसके हिसाब से फैमिली आई। तो इसके पीछे ये जेलसी, पॉजिटिवनेस या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, इन सब का क्या रोल है और नहीं है उसके बारे में मॉर्गन कुछ नहीं कहते। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट मेक इट कंट्रास्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन बाय द वेस्टर्न मार्क। देन फंक्शनलिस्ट डेफिनेशन, फंक्शनलिस्ट डेफिनेशन ऑफ फैमिली, क्योंकि हमने देखा फंक्शनलिस्ट का एक अलग पर्सपेक्टिव है फैमिली को डिफाइन करने का, देन पोस्ट मॉडर्निज्म का अलग है। सो फंक्शनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट ने क्या कहा था, तो इफ़ यू टेक द नेम देयर इज जीपी मुरडॉक। जीपी मुरडॉक ने जो ये फैमिली का कंसेप्ट है इसको स्टडी किया था एंड ही डिड अ वेरी वास्ट स्टडी। इन्होंने लगभग 250 सोसाइटीज़ को स्टडी किया एंड देन ही गिवन आउट सम काइंड ऑफ एन ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फैमिली। ठीक है, तो इनके हिसाब से फैमिली एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिसमें कोहैबिटेशन होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है और रिप्रोडक्शन होता है। इफ़ यू ट्राई एंड फिट दिस डेफिनेशन तो आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ व्हाट वी कंसीडर फैमिली। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरा एंगल भी देखें जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाला है कि फैमिली मतलब ऐसा ही नहीं कि जो आज के डेट में आप एग्जिस्ट करती है वही बस आपकी फैमिली आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शायद आपसे ब्लड रिलेटिव्स नहीं है लेकिन वो आपकी फैमिली है। ठीक है, लेकिन जीपी मुरडॉक ने जो स्टडी की है सोसाइटी में उसके हिसाब से जहाँ पे इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है, कोहैबिटेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज़ फैमिली। और उन्होंने इंक्लूड किया था दैट एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस एटलीस्ट 2 of them who maintain a socially approval sexual relationship and 1 or more children or adopted of the socially cohabiting adult। यानी कि इनके हिसाब से ऐसे तो उस फैमिली में 2 लोग होने चाहिए who are like kind of an maintaining a socially approved sexual relationship। ठीक है, और इन्होंने न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली के बीच में भी डिफरेंस बताया था एंड ही आर्ग्यूड दैट द न्यूक्लियर फैमिली इज द यूनिवर्सल सोशल ग्रुप either of the sole prevailing form of the family as the basic unit from which more complex form are compounded। तो मुरडॉक के हिसाब से न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ यूनिवर्सल फेनोमेना। अब हम देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन है इनकी वेदर इट इज़ लाइक गेटिंग सम क्रिटिसिज्म और नॉट, और वेदर दिस डेफिनेशन फिट विद द यूनिवर्सल डेफिनेशन और नॉट। ठीक है, देन मुरडॉक के हिसाब से फैमिली के 4 इसेंशियल फंक्शंस हैं। ऑल्दो हम ये मुरडॉक के हिसाब से देख रहे हैं, जनरली जब हम फंक्शन ऑफ फैमिली पढ़ेंगे तो विल डिस्कस दैट इन डिटेल। लेकिन मुरडॉक ने क्या क्या कहा था, इनके हिसाब से एक स्टेबल सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स ड्राइव होना चाहिए, यानी कि मोनोगमस रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंसान का 4 लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है एंड दैट यू काउंटेड एज इन फैमिली, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ काइंड ऑफ एन मोनोगमी एंड अ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन एंड सोशलाइजेशन ऑफ द यंग एंड मीटिंग इट्स मेंबर्स इकोनॉमिक नीड। मतलब बेसिकली सोशलाइजेशन होना चाहिए, इकोनॉमिक कॉपरेशन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए एंड सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और यू कैन से स्टेबल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेक्स ड्राइव होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी क्रिटिसिज्म में बहुत सारे स्पेशली फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट जो थे उनका मानना था कि ये जो सारे फंक्शंस हैं जो एक ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स के फंक्शन है
ये एक वुमेन को डिसएडवांटेज पोजीशन पे रखते हैं। तो जनरली हमने जब मैरिज में भी पढ़ा था, तो जो आप एक जेनरिक डेफिनेशन देखेंगे कि एक मैन इज गोइंग आउट फॉर वर्क और अ जॉब टू अर्न मनी एंड वुमेन इज स्टेइंग बैक टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड एंड एवरीथिंग। तो ये जाहिर सी बात है कहीं, और आपने वो भी देखा था कि कैसे वुमेन का जो एक सेटिस्फैक्शन लेवल था विद द लाइफ, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है, और मैन का जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे उसका ग्राफ बढ़ता चला जाता है। तो फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो जेनरिक डेफिनेशन है फैमिली की, इट पुट्स दी वुमेन एट द डिसएडवांटेजियस पोजीशन। और ये जो बहुत सारे फंक्शंस है जो फैमिली में परफॉर्म किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे फंक्शंस आपको परफॉर्म करने के लिए इसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़े और इसी इंस्टीट्यूशन के अंदर ही फिजिबल है। इट कैन बी पॉसिबल इवन आउटसाइड दिस काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, ठीक है। यानी कि और भी दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो ये परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा कुछ यूनिक नहीं है कि आपको फैमिली के अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। देन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के हिसाब से आपने नायर वाले फैमिली का एग्जाम्पल भी देखा था कि उसमें तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं थी। नीदर दे हैव अ काइंड ऑफ एन इकोनॉमिक ऑपरेशन, नीदर दे हैव द सोशलाइजेशन ऑफ यंग, नीदर दे आर ऑल्दो दे वर प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन, बट ऐसा कुछ नहीं था। और एक मोनोगेमी तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इस हिसाब से तो आपकी जो डेफिनेशन है जीपी मुर्डॉक की, वो यहीं पे कंट्रास्टिंग हो जाती है, क्योंकि उनका मानना था कि ये सारी सोसाइटीज पे एप्लीकेबल होता है, बट इट इज़ नॉट। देन देयर आर अदर सोशियोलॉजिस्ट लाइक चार्ल्स कूली। चार्ल्स कूली ने फैमिली को डिफाइन किया था एज अ प्राइमरी ग्रुप, जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की नीड्स का ख्याल रखते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है, सो दैट चाइल्ड इज़ अ बायोलॉजिकल बीइंग ओनली, और उसकी जो ज़रूरतें होती हैं वो उसकी फैमिली पूरी करती है, ठीक है। और राइट फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, आपकी जितनी भी नीड्स होती है, जितनी भी ज़रूरतें होती है, वो इवेंचुअली आपकी फैमिली उसको फुलफिल करने में मदद करती है, हेल्प करती है। और एक फैमिली जो होती है उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पे। और अगर आप देखेंगे इन सारी चीज़ों को, तो यू विल फाइंड कि हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये कह रहे हैं दैट इज़ ट्रू टू दी फैमिली व्हाट वी सी इन एंड अराउंड, ठीक है। देन एंडरसन की बात करें, सो एंडरसन का कहना है दैट दिस इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ फैमिली इन वन और द अदर वे। यानी कि इनके हिसाब से कि फैमिली तो एग्जिस्ट करती है, एंड फॉर ईच एंड एवरी वन दैट इज आउट देयर इन द ग्लोब दे हैव अ फैमिली। और इनके हिसाब से फैमिली इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड अनदर इज फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें, तो जहाँ पे आप जिस फैमिली में आप जन्म लेते हैं, जिसके आप मेंबर होते हैं। और प्रोक्रिएशन वाली फैमिली वो हो गई जहाँ पे मान लीजिए आपकी शादी कहीं होती है, आप उस फैमिली में जाते हैं और वहाँ पे यू नो डेवलप अ फैमिली एंड यू एक्सटेंड योर फैमिली, सो दैट इज योर फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। देन मैकीवर एंड पेज ने अपनी बुक द सोसाइटी में फैमिली को डिफाइन किया था। सो उनके हिसाब से फैमिली एक ग्रुप है जो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के आधार पर डिफाइन की जाती है, और जहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, उन बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है, एंड इवेंचुअली दे ऑल्सो डेवलप सम काइंड ऑफ एन फैमिली, और इसी तरह से सोसाइटी आगे बढ़ती चली जाती है। देन अनदर सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी बुक हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में डिफाइन किया था फैमिली को, अ मोर और लेस अ ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन, और ऑफ अ मैन और अ वुमन अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन। सो अब देखिए, ये डेगबर्न एंड निमकॉफ ने जो डेफिनेशन दी है, तो इसमें ये बच्चों को मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर एक फैमिली में एक हस्बैंड एंड वाइफ है और उनके बच्चे नहीं भी है, देन ऑल्सो दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ फैमिली। लेकिन आप जब जनरली देखेंगे तो ज़्यादातर जो सोशियोलॉजिस्ट हमने अभी पढ़े हैं, उनके हिसाब से वो बता रहे हैं कि मतलब एक रिप्रोडक्शन और आप कह सकते हैं प्रोक्रिएशन बिकम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली, कि जहाँ पे आपको फैमिली को जब तक आप बढ़ा नहीं रहे हैं, सो दैट डज नॉट फिट इनटू द डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन ये डिगबर्न और निमकॉफ के हिसाब से ऐसा ज़रूरी नहीं है, इवन अ मैन एंड अ वुमन लिविंग टुगेदर इन अ वे कैन बी कंसिडर्ड अ फैमिली, ठीक है। देन किंसले डेविस ने भी डिफाइन किया था, और इसी तरह से आपकी जो पोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द फैमिली है वो भी देख लेते हैं। सो पोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन, हमने फंक्शनलिस्ट डेफिनेशन देखी थी, सो हियर इज द पोस्ट मॉडर्न वन। पोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन के जो थिंकर्स हैं, उनके हिसाब से इट्स बेटर टू यूज अ ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ द फैमिली विच इंक्लूड अ रेंज ऑफ फैमिली एज वन सजेस्टेड डेफिनेशन ऑफ द फैमिली। लाइक हमने अभी बात करी थी जब मैंने आपको समझाया था अबाउट द पोस्ट मॉडर्न, तो उसमें हमने बताया था कि हाउ योर एक्सटेंडेड फैमिली और इवन योर पेट्स और योर फ्रेंड्स कैन बी पार्ट ऑफ योर फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई एक नैरो डेफिनेशन नहीं ली है, दे हैव अ वेरी ब्रॉड विजन रिगार्डिंग द डेफिनेशन। And because of the problems of defining the family, it is often easier to analyze family in terms of household. See, अब हम household की बात करें, so household हमें although इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू अभी दे रही हूँ।
हाउस होल्ड की जब हम बात करते हैं तो अगर आप एज अ स्टूडेंट कहीं पढ़ने गए हो, बाहर गए हो, एंड यू आर स्टेइंग आउटसाइड while renting a flat along with other friends or even like someone whom you do not even know, लेकिन आप फिर भी उनके साथ उस फ्लैट को शेयर कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, एंड यू आर शेयरिंग द बिल्स, आप मेड का जो खर्चा है वो शेयर कर रहे हैं, आप ग्रोसरीज का खर्चा शेयर कर रहे हैं, एंड देयर आर लाइक वेरियस अदर एंड नंबर ऑफ बिल्स दैट यू आर शेयरिंग, सो दैट इज कंसिडर्ड अ हाउस होल्ड, ठीक है। और उसके पोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से दैट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फैमिली, ठीक है। सो दैट इज वॉट नाउ। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या फैमिली यूनिवर्सल है, लाइक वेदर द फैमिली एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो हम इसको डिफाइन करने के लिए और इसको समझने के लिए इट्स बेटर दैट यू यूज सम काइंड ऑफ एन केस स्टडी एंड एग्जाम्पल्स। So here I'll take the example of G.P. Murdoch's definition. So remember G.P. Murdoch was a functionalist sociologist, और इनकी definition में इन्होंने बताया था कि there are majorly 4 functions that a family perform, ठीक है। और वो कौन कौन से 4 functions थे? Stable gratification of sexual need, childbirth, socialization and economic function। तो अब हम एक एक करके एनालाइज करेंगे कि क्या ये जो दिए गए हैं फंक्शन ऑफ फैमिली बाय मुर्डॉक, whether they fit into the broader family unit definition or not। अगर हम ये पहले 2 फंक्शंस की बात करें, दैट इज द स्टेबल ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल नीड एंड चाइल्ड बर्थ, तो अगर आप देखें तो ये जो 2 चीज़ें हैं दे आर नॉट यूनिवर्सल, एंड यू कैन टेल दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सबसे पहले तो नायर मैरिज के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको चाइल्ड बर्थ के लिए मैरिज करने की ज़रूरत पड़े, या ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेबल ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल नीड के लिए शादी करने की ज़रूरत हो। अगेन जो वुमेन टू वुमेन मैरिज है, दिस इज ऑल्सो व्हाट वी हैव स्टडीड when we are studying marriage। हमने वहाँ पे देखा था amongst the newer tribe of the Sudan, वहाँ पे 2 औरतों की भी शादी हो सकती है, एंड इवन अगर वो शादी भी ना करना चाहे they can stay into a kind of a relationship even after marriage, right? Then ghost marriages of British Columbian, और ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए दे हैव टू गेट इनटू अ काइंड ऑफ एन सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज, ठीक है। सो यहाँ पे आपने अपनी बात को प्रूव कर दिया कि क्यों ये नॉन यूनिवर्सल है एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ एन यूनिवर्सल थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फंक्शन, दैट इज सोशलाइजेशन। सी ये जो सोशलाइजेशन वाला फंक्शन है, ये एक बायोलॉजिकल बीइंग, यानी कि एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, इट्स अ बायोलॉजिकल बीइंग। वो एक आप बोल सकते हैं ना, वो बोलते हैं जब बच्चा आता है तो वो खुली स्लेट की तरह होता है, आप उस पर कुछ भी लिखे वो उसी तरीके का हो जाएगा। सो दैट इज़ वॉट, आप उसको बायोलॉजिकल बीइंग से कल्चरल बीइंग बनाने के पीछे एक फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एक जो लार्जर एक्सटेंडेड फैमिली होती है वहाँ पे ये जो सारी फंक्शंस है थर्ड जनरेशन बेसिकली जो दादा दादी नाना नानी होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, एंड पेरेंट्स का इसमें कुछ खास रोल होता नहीं है। ऑल्दो आई एम नॉट डिनाइंग कि नहीं होता है बिल्कुल, लेकिन हाँ जो ये आपके बहुत सारे विचार है, तभी कहते हैं ना कि अगर एक फैमिली है अगर उसमें बच्चे हैं तो इट्स वेरी नेसेसरी दैट दे स्टे इन एंड अराउंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, उनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आप आज के डेट में इंडिया में इसको अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये जो आइडियलिज्म है ये शायद फॉलो नहीं हो पाता। इवन इन इंडिया ऑल्सो सच अ काइंड ऑफ एन थिंग्स आर नॉट पॉसिबल दीज डेज। आप देखते होंगे हस्बैंड एंड वाइफ दे आर लाइक वर्किंग इन अ मेट्रो सिटी, स्टेइंग अवे फ्रॉम द पेरेंट्स, ना उनके नाना नानी बच्चों के ना दादा दादी उनके पास रह सकते हैं ड्यू टू वेरियस अदर रीजंस, ठीक है। तो उस केस में तो उनको अपने नाना नानी और दादा दादी का साया नहीं मिला, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो सोशलाइजेशन सीखेंगे नहीं, दे विल सोशलाइज वाया सम अदर वे। तो आपको इंडिया में भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ होनी चाहिए। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में तो डाइवोर्स रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे सिंगल पेरेंटिंग का कंसेप्ट भी बहुत ईजिली सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और एक ट्रेडिशनल माइनर फैमिलीज होती हैं चाइना में माइनिंग का जो स्कोप है उसको देखते हुए जो फैमिली होती है वो ऐसा कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होता है दैट दे स्टे टुगेदर एंड यू नो दे आर हेल्पिंग इन रेजिंग अ चाइल्ड एंड समथिंग, क्योंकि समय नहीं होता है, बहुत सारी अदर इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है, दैट इज़ वाई दे आर नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म दीज थिंग्स। सो इसीलिए ये जो सोशलाइजेशन वाला चीज़ है आप इसको भी बोल सकते हैं दैट दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल, दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी सोसाइटी, ठीक है। तो हमने अभी तक 3 फंक्शंस को ये साबित कर दिया दैट दे आर नॉट यूनिवर्सल। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ फंक्शन जो इकोनॉमिक फंक्शन है। अब सी इकोनॉमिक फंक्शन अगर आप मान के चले कि एक फैमिली है वो इकोनॉमिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ टू बी लाइक डन इन अ वे फॉर दी ऑल फैमिलीज अक्रॉस द ग्लोब, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम आगे केस स्टडी पढ़ेंगे ऑफ द किबुत्स, एक कम्युनिटी है ऑफ इजराइल,
उसमें आप देखेंगे कि हाउ दे आर लाइक स्टेइंग एज अ फैमिली, और इवन दो दे all are not biologically related, they are contributing each other in an economic sense. और जो उनके बच्चे हैं वो भी जो एक जेनरिक सेंस है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सोशलाइजेशन बाय द थर्ड जनरेशन और ये सारी चीज़ें, ये उनकी सोसाइटी में नहीं मिलेगा, ठीक है. विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द किबुत्स, दैट इज़ द केस स्टडी दैट वी आर गोइंग टू सी. और इसी हिसाब से आप ये बोल सकते हैं कि ये जितने भी फंक्शंस थे, that no single function till now is enough to establish that family is universal. This is how you can conclude. और जो हमने कल देखा था मैरिज के एग्जाम्पल में, अकॉर्डिंग टू गो, a family is not universal neither structurally nor functionally. और उनके हिसाब से जो फैमिली है वो एक मदर और चाइल्ड की जो यूनिट होती है उसी को मैट्रीफोकल, जिसको हम बात कर रहे थे पहली बार में, मैट्रीफोकल है, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल, नॉट द अदर पार्ट, ठीक है. यानी कि एक माँ और एक बच्चे का जो रिलेशनशिप है that you will find in every family and that is what to be considered as a family. और दूसरी जितने भी functions है ये family के, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये हर जगह मिले ही मिले, ठीक है. And to conclude, Go argues that if we have to call family as a universal, we need to revise the traditional definition of the family so as to include larger kin groups. तो of course ये आप conclusion में mention कर सकते हैं कि उनकी study के हिसाब से क्या रहा था. बेसिकली उन्होंने नायर पे जो बहुत सारे स्टडीज़ किए थे उनके बेसिस पे ये बता रही है, ठीक है. तो दैट इज़ हाउ यू कैन कंक्लूड whether family is universal or not, ठीक है. I hope the things are clear till now. Now जो मैं बात कर रही थी about the Israeli kibbutz community. So ये एक टाइप का आप कह सकते हैं idealist situation है जो आज की डेट में exist करता है to certain extent. There is a case study also, that link I have mentioned in the notes. You can go and check out that particular documentary. It's a small one. उसमें आप देखेंगे कि ये जब ज्यूज़ जो थे वो इज़राइल में जाके बसना शुरू हो गए थे, उस टाइम पे एक कम्युनिटी इवॉल्व हुई थी दैट इज़ नोन एज किबुत्स. तो इसमें क्या होता था कि बहुत सारे लोग इकट्ठे एक जगह पे रहा करते थे एंड दे यूज टू परफॉर्म मोस्टली एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, ये सारी चीज़ें करते थे. और जो उनके बच्चे होते थे दे यूज टू स्टे ऑल टुगेदर एज अ फैमिली, आप कह सकते हैं. लेकिन जो बच्चे होते थे वो सारे इकट्ठे साथ में रहते थे. ऐसा नहीं है ये जो फैमिली वाली यूनिट होती है कि माँ बाप बच्चे साथ में रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता था. सारे जो बच्चे थे वो इकट्ठे रहते थे, जो एडल्ट थे वो इकट्ठे रहते थे, उनका डाइनिंग स्पेस और सब कुछ अलग अलग होता था. और ये आपस में इकोनॉमिकली भी कॉपरेट करते थे, सोशली भी कॉपरेट करते थे. बेसिकली यू कैन से इट्स अ लार्जर एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है. तो आप इसको एक तरह से देख सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ एन कम्युनल आइडियलिज्म ऑल्सो. तो अगर कहीं आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कम्युनल आइडियलिज्म को लेके, या फिर द रोल ऑफ स्टेट एंड फैमिली, इस तरह की कुछ चीज़ें, तो आप ये एग्जाम्पल को इंक्लूड करके काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है. सो आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री एज वेल, इट विल गिव यू लॉट मेनी इनसाइट्स ऑल्सो, ठीक है. सो दिस इज़ वॉट यू कैन सी कि कैसे बच्चे डाइनिंग हॉल में इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है. तो ये आज की डेट में ऑल्दो उतना पॉपुलर नहीं और एग्जिस्ट नहीं करता है, बट या इट डू यूज टू एग्जिस्ट. सो नाउ अगेन ये वाला जो आप पिक्चर देख रहे हैं, सो ये अगर आपको बोला जाए तो ये क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है. सो दीज आर रेनबो फैमिली. सो रेनबो फैमिली ये अपने आप को पार्ट ऑफ वन फैमिली मानते हैं, ठीक है. तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, स्पेशली जो फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशन पढ़ी है, वेदर दिस फैमिली फिट इन समवेयर, तो ऑफकोर्स दिस डजंट फिट एनीवेयर विद द फंक्शनलिस्ट डेफिनेशन ऑफ फैमिली, ठीक है. लेकिन अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म फैमिली की बात करें तो इट समवेयर यू कैन से कि यस, बिकॉज ये जो सारे लोग हैं दे शेयर अ कॉमन काइंड ऑफ एन कल्चर, इनके कुछ सोच विचार आपस में मिलते हैं एंड दे यूज टू यू नो कम टुगेदर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एवरी ईयर. मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये सारे लोग कोहैबिटेशन कर रहे हैं, इकट्ठे एक साथ रह रहे हैं और इकोनॉमिक कॉपरेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके साथ. इवन दो दे कॉल देमसेल्फ टू बी फैमिली, ठीक है. इनके बारे में भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ उतना करने की ज़रूरत नहीं है. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर्स. और इसका एग्जाम्पल ना आप कल्चर के केस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन काउंटर कल्चर. रिमेंबर जब हमने कल्चर के बारे में पढ़ा था तो देयर वी स्टडी की काउंटर कल्चर क्या होता है. जो आपका जेनरिक कल्चर प्रिवेल करता है उससे बिल्कुल ये अलग टाइप की चीज़ें करते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ वाई यू कैन इंक्लूड दिस एग्जाम्पल इन दी काउंटर कल्चर ऑल्सो एंड ऑल्सो इन एक्सप्लेनिंग द यूनिवर्सल पार्ट ऑफ फैमिली, ठीक है. आप दोनों में ही ये वाला एग्जाम्पल एंड किबुत्स वाला एग्जाम्पल, जैसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए अकॉर्डिंगली यू कैन यूज इट. इन द वैल्यू एडिशन लेट्स स्टडी ओरिजिन ऑफ फैमिली. सी ओरिजिन ऑफ फैमिली अपने आप में एक बहुत
कॉम्प्लेक्स चीज़ है, यू कैन नॉट रियली कंक्लूड कि ये फैमिली का ओरिजिन कब और कहाँ कैसे हुआ था. बट इन केस अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, देन हाउ यू कैन आंसर टेकिंग अ बैलेंस्ड अप्रोच, दैट वी विल डिस्कस. ठीक है. सो बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि ओल्डर टाइम्स में या प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती थी. ठीक है. क्योंकि फैमिली के जो सर्टन फंक्शंस होते हैं दैट वी नो एट प्रेजेंट टाइम, वो उस टाइम के लिए उतने एप्लीकेबल नहीं थे. लाइक दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एन रूल्स एंड रेगुलेशन टू हैव अ मीटिंग बिहेवियर और टू कंट्रोल द मीटिंग बिहेवियर. ठीक है. सो इसी के मतलब इस डेफिनेशन को और इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए एल एच मॉर्गन और आर ब्रिफॉल्ट लाइक बेसिकली ये इन्होंने जो डेफिनेशंस दी थी फैमिली को लेके और इनके जो व्यू पॉइंट्स थे फैमिली को लेके और एवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ फैमिली को लेके, वो उनका ये मानना था कि बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि उस टाइम पे ये जो सर्टन फंक्शंस आप फैमिली की बता रहे हो इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मे बी फैमिली डज नॉट एग्जिस्ट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और वेस्टर्न मार्क ने हमने देखा था, उनकी जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वेस्टर्न मार्क ने बताया था दैट फैमिली एग्जिस्टेड बिकॉज जो जेलेसी थी और एक पॉजिटिवनेस थी उसके वजह से फैमिली केम इन टू एग्जिस्टेंस. और एल एच मॉर्गन का तो कहना है ऐसा कुछ था ही नहीं. ठीक है. बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर एनी सच काइंड ऑफ एन परमिसिव बिहेवियर और काइंड ऑफ एन रेगुलेशन. तो ये कोई एक पॉइंट नहीं हो सकता है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ फैमिली. ठीक है. और भी हम और दूसरे ट्राइब्स की स्टडी करें और दूसरे ट्राइब्स में हम देखें कि उनके लिए फैमिली का कंसेप्ट क्या है. सो दैट इज़ व्हाट यू कैन से ना कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी या जो प्रेजेंट डे भी आप आसपास जो ट्राइब्स आप देख रहे हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए जो फैमिली का कंसेप्ट है डू दैट लाइक मैचेस विद द जनरल डेफिनेशन और विद द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली. तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं और जिनके कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं इन विच दे इवन एक्सचेंज वाइफ्स. ठीक है. तो उनके लिए आपको ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक स्ट्रिक्ट मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट करता है फॉर द सेक्सुअल बिहेवियर और रिलेशनशिप. ठीक है. जो कि आप फैमिली के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं कि देयर शुड बी अ काइंड ऑफ एन मोनोगमस रिलेशनशिप. तो कुछ ट्राइब्स में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं. देन कुछ ट्राइब्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फैमिली की जो हम बात करते हैं लाइक कि एक सर्टन आपके फैमिली में माँ बाप एग्जिस्ट करते हैं, बच्चे होते हैं, दे हैव अ काइंड ऑफ एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. तो कुछ ट्राइब्स हैं लाइक ऑस्ट्रेलिएशियंस एंड ट्रिबाडाइड आइलैंडर्स के जो कुछ ट्राइब्स हैं, इनके लिए दे डू नॉट हैव काइंड ऑफ एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद 2 और 3 पर्सन. उनके लिए जो पूरी उनकी ट्राइब है उसमें वो अकॉर्डिंग टू दी पर्सनस एज एंड सेक्स वो लोगों को कैटेगराइज करते हैं और उसी हिसाब से उनके साथ उनका रिलेशनशिप होता है. जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब उनके लिए माता पिता ही हो गए, जो छोटे बच्चे हैं वो सभी बच्चे उनके लिए अपने बच्चे जैसे हो गए, एंड जो एक सर्टन एज ग्रुप है वो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो उनके साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं. तो ये एक टाइप ऑफ फैमिली ही है, बट दे हैव अ वेरी डिफरेंट way of operating, or you can say different than what we considered a part of a family. ठीक है. तो आप ये कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं. देन चूंकि ये बहुत सारे एक्सेप्शंस और वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, तो यू कैन नॉट एग्जैक्टली से दैट वेदर इट इज़ अ फैमिली और नॉट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो भी तो लोग हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, अ लार्जर सोसाइटी, एक बिगर पिक्चर आपको दिखा रहे हैं. और अगर उनके लिए फैमिली का कुछ और डेफिनेशन है, तो हो सकता है जो आपके प्रिमिटिव सोसाइटी थे उनके लिए भी कुछ फैमिली का और डेफिनेशन हो. तो यू कैन नॉट स्ट्रिक्टली से कि वेदर इट एग्जिस्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और नॉट. हो सकता है उस टाइम पे भी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हो, बट मे बी इन वेरी अदर डिफरेंट फॉर्म. ठीक है. तो किसी भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक वो मैरिज हो या फैमिली हो, यू कैन नॉट कम्प्लीटली डिफाइन बेस्ड अपॉन योर ओन एंगल. आप ये नहीं बोल सकते कि आपके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज वो आपके डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है, तो वो नहीं होगा. सो दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड दैट family might not be regarded as a group that exists at all time, and the universal factor about all types and all variations of the family is that there is a basic and a common function of bearing and the upbringing, and it jointly by the certain individual. तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो certain individual हो, child bearing process होती है, family exist करती है, child bearing होती है, that is how the society evolves और लोग आगे बढ़ते जाते हैं, जनरेशन्स बढ़ती जाती हैं. तो ये सर्टन इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो इंसान हो, दोज हु आर लाइक काइंड ऑफ एन इनटू रिलेशनशिप, मोनोगमस हो, और ये सारी चीज़ें आपको हर एक जगह एप्लीकेबल नहीं मिलेगी. ठीक है. तो ये कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है कि प्रिमिटिव एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी. ऑलराइट. तो दिस इज हाउ यू कैन काइंड ऑफ एन स्ट्रक्चर योर आंसर. ठीक है.
नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक अब। सो मैकीवर एंड पेज ने कुछ फीचर्स ऑफ फैमिली डिफाइन किए थे कि ये जो फैमिली के फीचर्स है ये आपको ऑल इन ऑल जो प्रेजेंट डे सोसाइटी है उसमें तो देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। सिंपलर सोसाइटी की तो फिर हम बात अभी उतनी डिटेल में नहीं कर सकते। देन फर्स्ट फीचर इज यूनिवर्सैलिटी। सो देयर इज नो ह्यूमन सोसाइटी इन विच सम फॉर्म ऑफ फैमिली डज नॉट अपीयर। सी अभी अभी हमने देखा कि कुछ सोशोलॉजिस्ट का ये मानना था कि फैमिली प्रिमिटिव सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन हमने कंक्लूजन में ये देख लिया कि कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में तो फैमिली एग्जिस्ट कर रही है, मे बी दैट डिफर फ्रॉम द जेनेरिक और द एक्सेप्टेबल डेफिनेशन, ठीक है। तो मैकीवर एंड पेज का भी मानना है एज पर द फीचर ऑफ द फैमिली दैट देयर इज सम काइंड ऑफ एन सोसाइटी इन देयर सम काइंड ऑफ एन फैमिली दैट एग्जिस्ट इन द ह्यूमन सोसाइटी, और कोई भी ऐसी ह्यूमन सोसाइटी नहीं है जहाँ पे फैमिली टाइप की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। And Malinowski writes, the typical family is a group consisting of mother, father, and their progeny, is found in all communities, savages, barbarian, and civilized. See, Malinowski की इस definition से we can conclude one thing कि अब तो ये जाहिर सी बात है ना कि अगर progeny हुई होगी, so there must be some kind of a relationship between a man and a woman, और उनसे उनका एक बच्चा होगा। सो दैट इज़ वॉट यू कैन कैटेगराइज एट अ फैमिली। अब हो सकता है कि उनकी सोसाइटी में ये चीज़ एक्सेप्टेबल ना हो दैट दे कंसीडर देम टू बी अ काइंड ऑफ एन फैमिली, या इस टाइप का कंसेप्ट एग्जिस्ट करे या ना करे, लेकिन ऑन द बैकड्रॉप यही तो चीज़ हो रही है, ठीक है। आप उसको एक नाम दे या ना दे, इट इज़ देयर एंड इट इज़ देयर एज एन existing thing, right? So that is what I find to be a very beautiful a sum up of the things that we have studied till now. Then the irresistible sex need, the urge of reproduction, and the common economic needs have contributed to the universality. तो अगर आप इस डेफिनेशन सॉरी इस लाइन को भी अगर आप डीपली देखें तो यू विल फाइंड आउट कि ये जो सारी चीज़ें हैं, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एन सेक्शुअल अर्ज और सेक्शुअल नीड, एंड देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एन इकोनॉमिक नीड्स एज वेल। और जब दो लोग मिलके इस चीज़ को पूरा करते हैं तो दैट contribute to the definition of the family, and that contribute to the universality as well. And there is not a single man who does not belong to one or other kind of a family. That is what is said by Anderson, ठीक है। तो सी आप यूनिवर्सैलिटी की बात कर ले, ओरिजिन की बात कर ले, आप कोई एक पर्टिकुलर साइड नहीं ले सकते हैं। दैट इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, स्पेशली इन ह्यूमैनिटीज़। सो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर आपको फीचर की बात करी जाए यूनिवर्सैलिटी, यू कैन प्रूव कि किसी और अदर फॉर्म में तो एग्जिस्ट करती होगी, मे बी सारी डेफिनेशंस जो है वो आपको एक फैमिली में ना मिले, दैट इज़ अनदर पार्ट, ठीक है। देन अनदर फीचर ऑफ फैमिली इज इमोशनल बेसिस। तो फैमिली इज ग्राउंडेड इन इमोशन एंड सेंटिमेंट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन आर इम्पल्स ऑफ मेटिंग, प्रोक्रिएशन, मैटरनल डिवोशन, फ्रेटर्नल लव एंड पेरेंटल केयर। तो ये तो एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग है कि एक फैमिली का फीचर तो ये होता है, आपको अपने फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है, यू आर अटैच टू देम, ठीक है। वो चीज़ आप बाहर वालों के लिए शायद फील ना कर सके, स्पेशली फॉर द स्ट्रेंजर्स यू माइट नॉट फील, बट जो आपकी फैमिली है आप उसके लिए ये चीज़ फील कर सकते हैं, ठीक है। देन लिमिटेड साइज, द फैमिली इज स्मॉलर इन साइज। ऑल्दो वासुदेवम कुटुंबकम की हम बात करते हैं, बट अगर हम रियलिटी की बात करें, सो रियलिटी में जो आपकी फैमिली होती है, सो यू कैन इन जनरल यू कैन काउंट योर फैमिली मेम्बर्स इन योर फिंगर्स, राइट। हो सकता है आपकी फैमिली बहुत ही बड़ी हो, बट एटलीस्ट एक कोई तो उसका ओर छोड़ तो ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि यू कैन से माई फैमिली इज़ लाइक इन्फिनाइट, राइट। यू कैन काउंट योर फैमिली मेम्बर्स, चाहे वो हज़ारों हों या हज़ारों में ही हो सकते हैं, मतलब 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट यू कैन काउंट देम, राइट। सो एक उनका कोई एक लिमिटेड साइज होता है। सो दैट इज़ वॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ द फैमिलीज। देन फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, फैमिली का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस तो होता ही है। द फैमिली वेल्ड एन एनवायरनमेंट विच सराउंड, ट्रेन, एडुकेट द चाइल्ड। आपकी जो फैमिली की आप कह सकते हैं जो ट्रेट्स होती हैं, जो आपके फैमिली के एथिक्स होते हैं, आप वो धीरे धीरे अपनाते हैं, राइट, बिकॉज यू आर बीइंग ग्रोन अप इन दैट फैमिली। तो आप जैसी आपकी फैमिली है, इफ़ यू सी योर फैमिली इज़ काइंड ऑफ एन वेरी हेल्पफुल इन नेचर, वो जिस तरह से चीज़ों को बिहेव करती है, रिएक्ट करती है, एक बच्चा भी उसी तरीके से सीखता है, राइट। सो दैट इज़ वाई यू से ना कि द फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड, राइट। Then nuclear position in the social structure. See, family is the nucleus of all social organization. ये तो जाहिर सी बात है, एक इंडिविजुअल होता है, एक इंडिविजुअल का सबसे क्लोज रिलेशन किससे होता है इन टर्म्स, अगर हम सोसाइटी की बात करें तो एक इंडिविजुअल का सबसे क्लोज रिलेशन एक फैमिली से होता है, फैमिली से फिर कम्युनिटी, देन एज अ कम्युनिटी एज अ होल, तो फिर आप सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप होती है ना।
तो फैमिली यू कैन से इज द बेसिक यूनिट ऑफ द ऑल सोसाइटी. एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कुली भी हमने देखा था, उन्होंने जो फैमिली की डेफिनेशन दी थी, द प्राइमरी ग्रुप एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी. ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस भी आप डाल सकते हैं while mentioning the features. That is what show that okay, you are knowing something and you are writing not just for the sake of writing, you have something to prove behind it. ठीक है, तो इसीलिए आई सजेस्ट कि आप जो डेफिनेशंस हैं जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन की, यू कैन मेंशन दैट एज वेल. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स. सी फैमिली मेंबर्स की आपस में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशंस भी होती है. हमने सबसे शुरुआत में ही बात कर ली थी कि अगर फैमिली है तो आपस में उनकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक दूसरे को लेके. ठीक है, चाहे वो माँ बाप हो चाहे वो बच्चे हों, और वो रेसिप्रोसिटी भी होती है. देन सोशल रेगुलेशंस भी होता है. फैमिली में कुछ चीज़ें हैं लाइक इंसेस्ट टैबू की आप बात कर ले तो वो एक टाइप ऑफ सोशल रेगुलेशन ही तो है, राइट. अदरवाइज तो यू कैन हैव अ काइंड ऑफ एन रिलेशनशिप विथ एनीवन, बट ऐसा नहीं होता है. फैमिली के अंदर आपकी एक सोशल रेगुलेशन होती है और बहुत सारी चीज़ों को लेके होती है, राइट. जैसे कि आप अपने से बड़ों के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, ये एक फैमिली के ही नॉर्म्स होते हैं ना. अदरवाइज तो यू कैन टॉक टू एनीवन लाइक द वे यू वांट, लेकिन एक फैमिली में कुछ चीज़ें होती है जो कंसीडर की जाती हैं, राइट. देन परमानेंट एंड टेम्पररी नेचर. सो मैकीवर एंड पेज ने ये भी ऑब्जर्व किया कि दैट फैमिली एज एन इंस्टीट्यूट इज एंड्योरिंग एंड अ परमानेंट फीचर इन ह्यूमन सोसाइटी एंड अ पर्टिकुलर फैमिली इज ओनली टेम्पररी. सो सी एक पर्टिकुलर फैमिली हो सकता है, एक फैमिली एग्जिस्ट करती है आज की डेट में, और कल को कुछ एक्सीडेंट हो जाए और वो फैमिली सारी की सारी खत्म हो जाए, राइट, दैट कैन हैपन. लेकिन फैमिली एज अ इंस्टीट्यूट दैट विल नेवर फेड. फैमिली एज अ इंस्टीट्यूट विल ऑलवेज रिमेन इन द सोसाइटी. लेकिन जो एक पर्टिकुलर फैमिली होती है that can be of temporary nature and that can diminish or get wiped out any point of time. So ये कुछ features हैं family के that you can mention given by McKeever and Page. Now let's talk about the household or domestic group. See household का हमने शुरुआत में थोड़ा सा एक brief introduction देख ही लिया था कि household आप किसको कह सकते हैं, जहाँ पे कुछ लोग रह रहे हों साथ में. They may not be related to each other through blood relation, or they not be related to each other through the family of procreation, but even though वो एक हाउस का पार्ट है. क्यों? क्योंकि वो आपस में कुछ बिल्स शेयर कर रहे हैं, वो वहाँ पे रह रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में उनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ रही है. बेसिकली एक दूसरे के प्रति उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती जा रही हैं. ठीक है, जैसे हमने बात की थी बिल पे करना, कुकिंग के लिए पे करना, कुकिंग गैस के लिए पे करना, और इवन द रेंटिंग एंड एवरीथिंग. और इसके एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं लाइक अ स्टूडेंट हु वेंट आउट टू स्टडी एंड स्टेइंग along with some other friends or even the strangers in a same house. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं as an example. And members of the household reside together, share the same kitchen, and may or may not be related to each other by blood and marriage. So this is what all about the household. ठीक है, then household versus family अगर आपको बताना हो या लिखना हो तो till now we have studied about household and family also. So आप इसको लिखने के लिए if you have to present it in a form of an answer, तो you can write the definition of Haviland. इन्होंने household के लिए जो definition दी थी उनके हिसाब से it's a basic residential unit where the economic production, consumption, inheritance, child rearing and shelters are organized and implemented. ठीक है, और family के बारे में तो हम जानते ही है. So आप जब देखें ये household और family को, तो आप एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हो ऑफ द अमेजोन ट्राइब्स. अमेजोन के ये मुंडरुकू एक ट्राइब है ऑफ द अमेजोन. इनके केस में क्या होता है, दे बेसिकली ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन अ हाउस होल्ड. मोर और वे यू कैन रिलेट टू देम एज द किबुत्स ऑफ इजराइल, जो हमने केस स्टडी में देखा था. लेकिन ये इंटायरली उनके जैसा नहीं होता है. ये अमेजोन के ट्राइब्स के केस में ये होता है दैट अबव द एज ऑफ 13, जो भी लड़के होते हैं अबव द एज ऑफ 13, दे स्टे टुगेदर, एंड जो भी बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 13 ईयर्स और जो भी वुमेन हैं, दे ऑल स्टे टुगेदर. ठीक है, और देन दे कोऑपरेट अमंग्स देमसेल्फ इन दी वेरियस अदर एक्टिविटीज़, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई और जो भी उनके फंक्शंस होते हैं डे टू डे लाइफ के, वो सारे. ठीक है, सो दिस इज़ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एन हाउस होल्ड दैट यू कैन मैंशन. और फैमिली के एग्जाम्पल तो दे के आप उसको डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं. ठीक है, then another example of the household that you can quote that we just discussed, that how a student moves out and stay along with the friends and other strangers, that is also accounted as a household. ठीक है, तो ये सारे examples देके you can differentiate in between the household and family if you are asked to do so. Then let's talk about the domestic group.
जी, डोमेस्टिक ग्रुप बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन है, यूल फाइंड देम टू बी वेरी ओवरलैपिंग विद द फैमिली. अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो मान लीजिए एक फैमिली है और देयर इज अ मैन हु गॉट मैरिड टू 3 women, ठीक है. और वो जो 3 औरतें हैं, दे केम एंड दे सेट अप 3 different किचन. तो अब क्या है, 3 किचन हैं, 3 अलग अलग जो हाउस होल्ड्स बन चुके हैं, ठीक है. एंड दैट बेसिकली इज नॉट हाउस होल्ड इन जनरल टर्म, दैट यू कैन कॉल अ डोमेस्टिक ग्रुप. सो डोमेस्टिक ग्रुप क्या करती है, डोमेस्टिक ग्रुप आपस में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, लाइक सर्टन इकोनॉमिक फंक्शन, सर्टन एनवायरमेंटल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं, दैट इज परफॉर्म्ड बाय द डोमेस्टिक ग्रुप. एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि ये फैमिली की डेफिनेशन से आपको काफ़ी ओवरलैपिंग भी लगेगा. देन मियर 40 ने डिफाइन किया था, डोमेस्टिक ग्रुप आर द इसेंशियल हाउस होल्डिंग एंड द हाउस कीपिंग ग्रुप which organize to provide material resources and cultural resources which are needed to maintain and raise or bring up its member. ठीक है, तो दैट इज अ डेफिनेशन दैट यू कैन इंक्लूड. और ये जो पूरा का पूरा डोमेस्टिक ग्रुप का डेवलपमेंट साइकिल है, ये 3 फेजेस में डिवाइड होता है. वी विल सी ये कौन कौन से 3 फेजेस होते हैं. सो सबसे पहला होता है फेज ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है. एंड रिमेंबर वन थिंग, हम ये जितने भी फेजेस की बात करेंगे, ये हम आइसोलेशन में बात नहीं करेंगे. ये फेजेस हो सकता है तीनों इकट्ठे कहीं ना कहीं साथ साथ चल रहे हों, ठीक है, फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि स्टेज 1 खत्म होगा या तब स्टेज शुरू होगा, ये फेजेस हैं, ठीक है. तो ये फेजेस आपस में इंटरमिक्स भी हो सकते हैं. तो अगर हम पहले फेज की बात करें, तो पहला फेज होता है फेज ऑफ एक्सपेंशन. सो इसको आप उस टाइम से ले सकते हैं जब किसी की शादी होती है, एंड शादी के बाद जब उसके बच्चे होते हैं, एंड जब तक द पर्सन इज एबल टू प्रोक्रिएट, टिल दैट टाइम यू कैन से इट इज़ अ फेज ऑफ एक्सपेंशन. हो सकता है कि कुछ लोग दे आर एबल टू बियर द चाइल्ड इवन टिल द एज ऑफ 50 or 60 years. आपने न्यूज़ में कभी देखा होगा दैट सर्टन कपल बिकम फादर एंड मदर एट द एज ऑफ 60-65, ठीक है. वो बहुत रेयर केस सिनेरियो होता है. Generally you will find this phase of expansion gets over when the women attend the menopause, ठीक है, क्योंकि उसके बाद she cannot reproduce, तभी जाके आपका यहाँ phase of expansion खत्म हो जाता है. Then if you talk about the phase of dispersion, phase of dispersion तब शुरू होता है जब आपके जो बच्चे हैं, they started getting married and moving out and setting up their own houses, ठीक है. उसको आप कहेंगे phase of dispersion. देन द लास्ट फेज इज ऑफ फेज ऑफ रिप्लेसमेंट. ये जब पेरेंट्स एजिंग होने शुरू हो जाती है, या जो जिस भी बंदे की हम बात कर रहे थे हु गॉट मैरिड एंड देन उसका फेज ऑफ डिस्पर्शन आया, जब उसकी धीरे धीरे उम्र होने लगती है और जैसे जैसे वो डेथ की तरफ बढ़ता चला जाता है, दैट इज़ वॉट यू कैन कॉल एज दी फेज ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है. और इस टाइम पे जो पेरेंट्स हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जैसे हमने शुरू में बात की थी ना कि देयर इज अ काइंड ऑफ रेसिप्रोसिटी बिटवीन द पेरेंट एंड द चिल्ड्रन. एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बच्चे ले लेते हैं. सो दिस इज़ व्हाट द फेज ऑफ रिप्लेसमेंट इज, ठीक है, कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो किसी टाइम पे पेरेंट्स उठाया करते थे, आज के डेट में बच्चे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं एंड दे परफॉर्म दैट सर्टन ड्यूटीज़, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू कैन समराइज द डेवलपमेंट साइकिल ऑफ अ डोमेस्टिक ग्रुप. नाउ ये 3 जो फेजेस है, दे डिड नॉट टू बी नेसेसरली फॉलो द सेम सीक्वेंस एज आई टोल्ड यू. हो सकता है कि किन्हीं के लाइफ में ये फेजेस आए हो, अब जिनके बच्चे ही नहीं है उनके लिए फेज ऑफ डिस्पर्सन कहाँ से आएगा, वो तो एक्सपेंशन भी शायद उनके लिए ना आए, राइट. तो ज़रूरी नहीं है कि आइडियल सिनारियो है, हाँ, लेकिन डोमेस्टिक ग्रुप में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है. और डोमेस्टिक ग्रुप इज़ लाइक अ ह्यूमन फैक्ट्री विच शेपन्स, पॉलिशेज, नर्चर द चाइल्ड एंड द इंडिविजुअल. ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे, डोमेस्टिक ग्रुप में अच्छा दिखेगा. देन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल पासिस थ्रू 4 phases ऑफ लाइफ. तो ये तो हमने बात कर ली डोमेस्टिक ग्रुप की, लेकिन जो इंडिविजुअल की भी जो लाइफ होती है वो भी अलग अलग स्टेजेस को क्रॉस करती है. लेट्स ब्रीफली डिस्कस दैट ऑल्सो. फर्स्ट इज द मेट्रीसेंट्रल सेल. एक बच्चा जब अब माँ की कोख में होता है, सो दैट इज कॉल्ड द मेट्रीसेंट्रल सेल, और वहाँ से एक माँ और बच्चे का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है. सो दैट इज वन फेज. एंड द सेकेंड इज पेट्रीसेंट्रल फेज. ये तब होता है जब बच्चा चलना शुरू करता है और वो अपनी चीज़ों को आसपास ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, और वो जानने लगता है अच्छा ये मेरे माता है, वो मेरे पिता हैं, एंड ही एक्वायर सर्टन स्किल्स. So that is you can see as a petricentral cell. Then entering domestic group. Domestic group, of course, when a child start walking and not allowed to step out of the home, constantly under guidance of the parents, elders, and siblings, then the child learns certain skills from people other than his or her
पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड द डोमेस्टिक ग्रुप. सो डोमेस्टिक ग्रुप आप उनको भी कह सकते हैं जो आपके आसपास के लोग हैं, आप उनसे जब कुछ सीख रहे हैं, राइट, सो वो भी आपके डोमेस्टिक ग्रुप के पार्ट ही कहलाएंगे, बिकॉज देयर इज सर्टन थिंग दैट यू डू नॉट लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स बट फ्रॉम द सर्टन पीपल सराउंडिंग यू, राइट. Then the last phase is of entering politico-jural domain. So in this domain, the child enter the public domain outside the domestic domain and takes up the responsibility positions in the office. So basically जैसे बच्चा एक माँ की कोख में आया, then उस बच्चे ने अपने फैमिली को ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो उससे बाहर निकला, then he enters into a domestic group and then at the end he enters into the politico-journal domain. लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो आप कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, लाइक डोमेस्टिक ग्रुप हो गया, हाउस होल्ड या फैमिली. ये स्टैटिक तो है नहीं, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं. आज के डेट में इफ़ यू सी देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ गे एंड लेस्बियंस ऑल्सो. पहले के डेट में लोग इनके बारे में ज़्यादा खुल के बात नहीं करते थे, ऑल्दो दे वर एग्जिस्टेंट इन सोसाइटी. बट आज के डेट में यू विल सी कि पीपल आर बिकमिंग ओके इन टॉकिंग अबाउट देम. और ये भी एक सोशल ग्रुप कह सकते हैं आप, या फिर एक डोमेस्टिक ग्रुप फॉर्म करते हैं, राइट. और फैमिली के कंसेप्ट्स की अगर आप बात करें तो एक फैमिली में इनकी पोजीशन आप स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं कहीं पे. इवन फॉर द ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो यू विल सी कि उनको फैमिली से बाहर रख दिया जाता है, फैमिली से निकाल दिया जाता है. दे वर नॉट एक्सेप्टेड एज द वे दे आर इन द फैमिली, ठीक है. लेकिन अगर आप जनरल ट्रेंड की बात करें तो कुछ बदलाव तो आए हैं आज की डेट में, दैट यू कैन डेफिनेटली मेंशन. पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं. नेगेटिव्स के केस में आप ये डाल सकते हैं कि आज के डेट में डाइवोर्स केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, बिकॉज एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप का कल्चर यू विल सी इन एंड अराउंड इन दीज डेज. और बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि आज की डेट में सोसाइटी इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है दैट पीपल आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स अदर थिंग्स देन मेंटेनिंग अ काइंड ऑफ एन रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, राइट. सो पीपल डू नॉट वांटेड टू इन्वेस्ट ऑन टू दैट, रैदर दे वांटेड टू अचीव समथिंग other than that, maybe like some kind of an tangible achievements, ठीक है. Then और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट है, वैसे तो आई हैव मेंशन इट आउट हियर इन दिस पर्टिकुलर चार्ट, लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑल्सो. सो हियर यू कैन जस्ट सी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं सोसाइटी को आज के डेट में. लाइक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होते हैं, डाइवोर्स होता है, फाइनेंशियल इशूज़ तो आते ही आते हैं. देन लिव इन रिलेशनशिप एंड कोहैबिटेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको अलग तरीके से देख सकते हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट वेदर इट्स अ चैलेंज इन द सोसाइटी और नॉट. हाँ, लेकिन ये फैमिली के डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते हैं, दैट इज़ वाई यू कैन मेंशन इट आउट हियर. देन सिंगल पेरेंट फैमिली, इलेजिटिमेट चाइल्ड एंड मदर, लेट मैरिजेस. जो बूढ़े लोग होते हैं उनको फैमिली में एक पर्टिकुलर पोजिशन आज की डेट में नहीं मिल रही है, दे वर सेंड आउट टू दी ओल्ड एज होम्स एंड ऑल. तो ये सारी चीज़ें यू कैन कंसिडर एज दी impact of the globalization or the outcome of the globalization as well, ठीक है. Although we'll discuss in detail, don't worry about it. Now there are some development cycle के across there are some stressors of the family, ठीक है, जिसे हम vertical stressors कह सकते हैं और कुछ आपके horizontal stressors होते हैं. As you can see as an individual, if you see this as an individual, और ये इसकी एक nuclear family है, and then this is the extended family. Now this yellow part is the community or the workmates, वो जहाँ पे भी काम करते हैं, and then this green part is the larger society, ठीक है. और जो वर्टिकल स्ट्रेसर की अगर हम बात करें तो वर्टिकल स्ट्रेसेस आपकी बहुत चीज़ों की वजह से हो सकती है, आपके फैमिली पैटर्न्स, मिथ, सीक्रेट, लेगेसी. तो आप को ये मानना पड़ेगा कि आपकी की जो इंडिविजुअलिटी होती है दैट इज़ डिफाइंड बाय द वे ऑफ योर अपब्रिंगिंग्स, राइट. और ये वे ऑफ योर अपब्रिंगिंग्स है, ये आइसोलेशन में काम तो करते नहीं हैं. आपके जो विचार होंगे, आपकी जो सोच होगी, आपके जो एक्सपीरियंसेस होंगे, आप उन्हीं एक्सपीरियंसेस को अप्लाई करेंगे थ्रू आउट योर ऑल द कर्व्स, राइट. आप अपने न्यूक्लियर फैमिली हो गई, एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, आपका बिहेवियर पैटर्न, आपकी सोच, वो सारी चीज़ें इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. एंड देन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसर्स की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंटल साइकिल, जिसकी हमने अभी अभी बात की कि डेवलपमेंट साइकिल्स में जो ट्रांजिशंस आते हैं, चाहे वो फेज़ ऑफ एक्सपेंशन हो, चाहे वो फेज़ ऑफ डिस्पर्शन हो, एक अलग इमोशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इवन इकोनॉमिकल्स भी होते हैं, क्योंकि फेज़ ऑफ एक्सपेंशन होता है तो टू स्टार्ट अ फैमिली यू हैव टू बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, उस टाइप के अलग अलग प्रेशर्स रहते हैं. इन केस ऑफ डिस्पर्शन जहाँ पे आपका एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी देखने को मिलता है. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन मेंशन. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एन वैल्यू एडिशन. ज़रूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्टली डेवलपमेंट साइकिल के अक्रॉस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसर्स के बारे में पूछ लिया जाए, बट येस यू कैन डेफिनेटली मेंशन इट आउट, ठीक है. एंड इफ़ यू जस्ट टेक आउट सम टाइम एंड स्टडी दिस चार्ट, यू विल अंडरस्टैंड
कि यस ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो भी हम स्ट्रेसर्स की बात कर रहे हैं, इट डू एग्जिस्ट इन एन इंडिविजुअल लाइफ, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द फैमिली। तो हम इकोनॉमिक फंक्शन की अगर बात करें, सो इकोनॉमिक फंक्शन में डेफिनेटली कुछ बेसिक नीड्स होती हैं फैमिली मेम्बर्स की, और एज अ चाइल्ड जब वो जन्म लेता है तो उसकी भी अलग अलग नीड्स होती हैं, जिसके लिए वो इंटायरली फैमिली पर डिपेंडेंट होता है। सो satisfying the basic economic needs of the members of a family is the main function of the family in terms of economy, ठीक है। और एमिली दुकम ने अपने डिविजन ऑफ लेबर नाम की किताब लिखी थी, उनमें उन्होंने बताया था that he laid emphasis basically upon the economic satisfaction and the need of the family, ठीक है। तो you can mention out the name of the book and the sociologist as well. So that is one of the function. Then a biological function, so institution of family regularize the satisfaction of the biological needs, ये भी हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, how they kind of an act as a regulation for the incest, ये भी हमने देखा था, ठीक है। देन साइकोलॉजिकल फंक्शन की हम बात करें तो फैमिली एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है इन वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। कभी आप खुश होते हैं तो यू नीड समवन टू शेयर योर हैप्पीनेस विद, तभी आपकी वो जो खुशी होती है वो दुगनी हो जाती है। अगर आपके पास कोई शेयर करने के लिए नहीं होगा तो यू वोंट फील वेरी हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर हैप्पीनेस, राइट। उसको शेयर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। देन इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है इन वेरियस स्टेजेस, चाहे आप अपने एग्जाम में फेल हो गए हो, देयर मस्ट बी लाइक सम वन टू टेल यू कि एवरीथिंग विल बी ओके, या आपके कोई भी स्टेजेस ऑफ लाइफ हो। सो दैट इज़ वाई द फैमिली सर्व्स एज अ important psychological functions also. Then सोशल फंक्शन भी होता है चाइल्ड की। सोशलाइजेशन जो होती है वो फैमिली से ही शुरू होती है, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में फैमिली के थ्रू ही जानता है। एज अ कल्चरल बीइंग, फ्रॉम अ बायोलॉजिकल बीइंग टू कल्चरल बीइंग बनने के लिए जो उसकी पूरी जर्नी होती है वो शुरू ही फैमिली से होती है। और हमने इनकल्चरेशन के बारे में भी पढ़ा था कि इनकल्चरेशन इज़ हाउ अ चाइल्ड अडॉप्ट द थिंग्स दैट ही और शी सीज अराउंड हिम और हर, ठीक है। कैसे वो चीज़ों को देखता है, समझता है और उसी तरीके से आगे बिहेव करता है। देन एजुकेशनल फंक्शन भी होता है। एजुकेशनल फंक्शन में यू कैन मेंशन आउट कि कैसे एक चाइल्ड की जो शुरुआती तौर पे कोई भी शिक्षा होती है, कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, चाहे वो एथिकल या मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, वो भी सारी चीज़ें वो अपनी फैमिली से ही सीखता है, राइट। सो यहाँ पे यू कैन मेंशन अबाउट मदान एंड मजुमदार। सो दे हैव बेसिकली डिटेल्ड आउट द role of education or a role of a family in bringing up the personality of a child, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। दीज आर वेरी जेनरिक वन, कि आपको फंक्शन ऑफ फैमिली को बताना हो, अगर सोलली आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप ये सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको फैमिली के साथ पूछा जाए एंड डिपेंडिंग अपॉन दी लाइक नंबर ऑफ मार्क्स दैट क्वेश्चन कैरीज, आप डेफिनेशन के साथ भी थोड़ा सा ये फंक्शन इंक्लूड करके लिख सकते हैं, ठीक है। So this is all for the part 1. I'll be coming up with the part 2, and part 2 is definitely going to be much lengthier one than this one, because उसमें हम और भी बहुत सारे value additions cover करेंगे apart from the major topic that is there, ठीक है। So see you in the next lecture. Thank you so much.